मुझे साफ गोई से काम देते हुए कहा, मैं उसका बहुत पुराना नमक ख्वार हूँ। उसके साथ कितने आदमी हो, मुश्किल तो बस मुझ ही को समझो। जरूरत के तहत तादाद बढ़ती घटती रहती है, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो। अचानक सुल्तान शाह ने कहा, उस नमक हलाल को भी उसके आका तक पहुंचा दो, दोनों मिलकर बहुत खुश होंगे। कासिम कहाँ है? वो चौंक कर बोला, वो भी खुद ही चूहेदान में फंसा था। अपने सितारों की गर्दश से तुम हमारे हाथ लग ही गए हो, तो अब हमारे लिए एक काम सर अंजाम देना होगा। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस करने की मोहलत भी न मिल सकेगी। क्या काम? उसने तशवीश ज़्यादा लहजा में सवाल किया। जीवा हाउस का नाम तुम्हारे लिए अजनबी तो ना होगा? वही डिफेंस वाली इमारत? उसने बेचैनी के साथ अपने लोगों पर जुबान फेरते हुए ताई तलब लहजे में कहा, और मैंने अपना सर असबात में हिला दिया। वो तो बहुत खौफनाक इमारत है, तुम्हें हमारी निगरानी में वहां घुसना होगा। अंदर थोड़ा सा हंगामा करने के बाद तुम आजाद होगे। ये तो खुदकुशी ही होगी। उलझन अमेज लहजे में बोला, जीवा हाउस के बारे में कासिम ने बताया था कि उसके अहाते में दिन रात मुसल्ला मुहाफिज गश्त पर रहते हैं। मौका महल देख कर तो उन्हें चोट दी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी निगरानी में वहां कदम रखना तो मौत को दावत देने के बराबर होगा। ये सोचना तुम्हारा काम है। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, कासिम मेरी जान का दुश्मन हो रहा है। तुम समझ सकती हो कि ऐसी सूरत में तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूंगा, लेकिन तुम मुझे गैर मुसल्ला कर चुके हो। वो तजब्जब के साथ बोला, असलाह के बगैर मैं जीवा हाउस में अपना दिफा भी न कर सकूंगा। हथियार पर काबूज होने के बाद तुम्हारी नीयत में फतूर भी आ सकता है। फिर तुम ही मुझे बताओ कि अंदर घुसने के बाद मेरा क्या हशर होगा। शायद हंगामे की नौबत आने से पहले ही जीवा हाउस के मुहाफिज मुझे अपनी गोलियों के बाढ़ पर रख लेंगे। खासी बहस के बाद एक काबिल अमल तरीकाकार तय कर लिया गया और फिर हम तीनों वहां से रवाना हो गए। कर्नल को हमारी रवानगी पर हैरत हुई थी, लेकिन खिलाफ मामूल उसने कोई बहस नहीं छेड़ी। शायद पहले तुम भी कासिम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। रास्ते में अपने अंजाम से बेखबर वो बदनसीब कैदी ने सवाल कर दिया, यह अंदाजा कैसे लगा लिया तुमने? पहले भी मैं बारहा तुम्हारे ताकुम पर ममूर किया गया था, लेकिन हर बार तसादुल से गुरेज की हदायत की गई थी। शायद कासिम अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारी निगरानी करवाता रहा था कि कहीं तुम उसके मफादात के खिलाफ न चलने लगी हो, लेकिन आज सुबह से उसके तेवर बदल गए हैं। शहर में तुम्हारी तलाश में बहुत से लोग फैला दिए गए हैं जिन्हें तशद्दुद की खुली छूट दी गई है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है। मालूम होता है कि कासिम से तुम्हारी चल गई है। उसने अचानक ही एक नाजुक मौजू छेड़ दिया था और मेरे जहन के किसी गोशे में एक तादीबी गूंज उभरने लगी थी। मैंने सोचा कि कासिम को तो मौत के घाट उतार कर रास्ते से हटा दिया गया था, लेकिन शहर में उसके छोड़े हुए गुर्गे मेरी बू पर लगे हुए थे। उनकी सरगर्मियां मुअत्तल करने के लिए जरूरी था कि कासिम की मौत की तशहीर की जाती, जबकि दहाने में फायर करके भेजा उड़ा दिए जाने के बायस कासिम की लाश शायद नाकाबिल शनाख्त होकर रह गई थी। यूनिवर्सिटी से आगे एक वीराने से नाकाबिल शनाख्त लाश मिलने की खबरें तो खूब उछाली जाती, लेकिन जब 2-3 रोज बाद सुर्ख करोला किसी और निशानी के जरिए कासिम की लाश शनाख्त की जाती तो खबर नहायत गैर महसूस अंदाज में छापी जाती और उसके हवारियों को अपने आका की मौत का इल्म होने में कई दिन लग सकते थे, जबकि मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। कासिम बराह रास्त आदमियों से काम लेता था या उसका जेर जमीन दुनिया में कोई खास राब्ता भी था? मैंने सवाल किया। फरदौस उसका खास आदमी था। उसके मुतालबे पर वही कासिम के लिए आदमी मुहैया करता था। फरदौस वही तो नहीं जो ABC बार का मैनेजर हुआ करता था? वही। मेरे शिकार ने फौरन ही तायद की। शराब के इम्तनाई कवानीन के बाद बार के दरवाजे पर ताले डाले जा चुके हैं, लेकिन एक भी दरवाजा जेर इस्तेमाल है और बार आज भी उसी धूमधाम से चल रहा है। तुम भी उसी के जरिए कासिम से मिले थे? मेरी कहानी जरा मुख्तलिफ है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। रक्षी मेरी बड़ी बहन है, वो कासिम को टूट कर जाती है। उसी ने मुझे कासिम से मुतारफ करवाया था। फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके मौजूदा ठिकाने से लाइल्म हो? ये मुआमले बड़े नाजुक हुआ करते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, रक्षी मेरी बड़ी बहन है और बहुत सरकश है। मैंने हमेशा ही उसके मामलात से दूर रहने की कोशिश की है। उसने मुझे बताया कि वो कासिम से शादी कर चुकी है और मैंने उसका बयान को तस्लीम कर लिया, कभी उसकी तस्दीक की कोशिश नहीं की। ऐसे नाजुक रिश्तों में अगर कभी खोट आ जाए तो इंसान अपने आपे में नहीं रहता। मुझे बस एक ही ख्याल से तस्कीन मिलती रही कि वो अपने लिए जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी और मैं अपने लिए जिंदा था। कासिम को इल्म था कि तुम रक्षी के भाई हो? मैंने कार का रुख एक तवील तर रास्ते की तरफ मोड़ते हुए पूछा। वो बहुत मोहतात आदमी है, उसे इल्म हो जाता तो शायद मुझे वजीफे के तौर पर तनख्वाह देता रहता, लेकिन मुझसे कोई काम हरगिज न लेता। हमने रिश्तों को कभी सामने नहीं आने दिया, लेकिन तुम आसमान से तो न टपक पड़े होगे। तुम्हारा घर बार, तुम्हारे वालिदैन कौन थे और कहाँ थे? उसकी कहानी सुनकर मुझे अपने जख्म ताज़ा महसूस होने लगे। गनीमत यह था कि मैं अपनी माँ की अकलौती औलाद था। मेरी ना कोई बहन थी और ना भाई, वरना मैं भी रिश्तों का असीर होकर ज़मीर को मुद्दतों पहले नीलाम कर चुका होता। सुना है कि हम किसी लखपति की औलाद हैं। वो तल्ख लहजे में बोला। माँ हमारे सामने सिसक कर मर गई, लेकिन बाप का नाम नहीं बताया। उस बेचारी को इश्क ने रांदा दरगाह किया था। हवस को मोहब्बत समझकर घर छोड़ बैठी थी। वो मर गई और आज रक्षी उसकी कहानी दोहरा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि कासिम ने उससे शादी हरगिज नहीं की होगी, लेकिन वो अपने भाई के सामने भला कैसे हकीकत का एतराफ कर सकती है? लेकिन वह है कहाँ? मैंने पुरख्याल लहजे में सवाल किया। कहीं भी हो सकती है, वो पुरख्याल मगर तल्ख लहजे में बोला। भाई होने के नाते मेरी सोच बहुत महदूद है। खुद क्यास कर सकते हो, और तो जिस छत के नीचे चाहे
जगा ले सकती है। तुम्हारा एहसास जिंदा है। बड़ी बहन गलत रास्तों पर चल पड़ी है, फिर तुम कैसे जिंदा हो मेरे दोस्त? तुम्हें तो बड़ी बहन को मार कर सुकून से सूली चढ़ जाना चाहिए। वो तलख अंदाज में हंसने लगा। ये न समझना कि तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए। मैं समझ चुका हूँ कि मुझे जिंदा छोड़ना तुम्हारे मफादात के खिलाफ है। तुम चाहती हो कि मैं जीवा हाउस में घुसने की कोशिश करती हूँ, वहां के मुहाफिजों के हाथों मारा जाऊं और फिर वो अमारत पुलिस की तवज्जो का मरकज बन जाए। मैंने जिंदा रहने के लिए हर लम्हे बड़ी जांगुसर जद्दोजहद की है, मगर अब ये हो गया है कि मैं फंस चुका हूँ। मैं फरेब के आलम में जिंदा रहा, लेकिन मरते हुए हर फरेब का तिलिस्म बखेर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कासम से ठन गई है। हो सकता है उसी की कोई इबरतनाक शिकस्त रक्षी की आंखें खोल सके। तो तुम मरने के लिए तैयार हो? शायद तैयार ही हूँ, वो बुड़बड़ाया। मेरा ख्याल था कि कासम को कभी दगा न दे सकूंगा, क्योंकि रक्षी ने उसके चेहरे पर एक मोहतरम रिश्ते का नकाब चढ़ाया हुआ है। लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरे दिल में उसके खिलाफ एक जहन्नम दहक रहा है। मरना तो हर एक को है, अगर मरते हुए किसी मकसद की आड़ भी मिल जाए तो क्या बुरा है। मैं कुछ ना बोला, वो भी खामोशी रहा। रात के सन्नाटे में कार के इंजन का शोर तसलसल के साथ गूंजता रहा और इस बार कार जीवा हाउस की तरफ बढ़ती रही। जब तक वो ज़ाला के घर में हमारा असीर था, मेरे दिल में उसके लिए कहर और नफरत के कूंदे लपकते रहे थे। लेकिन रास्ते में उसने जो कुछ बातें की थी, उन्होंने मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी की जोत चका दी थी। मेरा दिल ये चाहने लगा कि उसे कासम की हलाकत की खुशखबरी सुना दूं, लेकिन मैं हिम्मत न कर सका। मेरी वसी तर कामयाबी के लिए उसकी हलाकत नागुज़ीर हो गई थी, और अगर उसे कासम की मौत का इल्म हो जाता तो शायद उसके दिल में यक बयक जिंदगी से मोहब्बत का जज्बा मुजसन हो जाता और वो जीवा हाउस में बेबाकाना अंदाज में मौत को गले लगाने से इनकारी हो जाता। तुम्हारी बदतरीन नफरत का मरकज कौन है, रक्षी या कासम? मैंने मौत के से गंभीर सकूत को तोड़ने के लिए सवाल किया, क्योंकि उस वक्त भी जीवा हाउस की मुसाफत 5-7 मिनट से कम न थी। इतनी खुली खुली गुफ्तगू के बाद ऐसा शर्मनाक सवाल तुम्हें जेब नहीं देता। उसकी आवाज मुलामत आमेज थी। रक्षी लाख बुरी सही, लेकिन वो मेरी बहन है, एक औरत है जिसे बहुत ज्यादा आजादी हासिल नहीं होती। कासम ने शायद उसकी कमजोरियां भांपकर उसका इस्तेसाल किया, उसे कुछ सब्ज बाग दिखाए और आज वो उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। और अगर आज की रात कासम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? आज पहली बार मैंने अपने दिल को टटोला है। मुझे बेअंदाजा खुशी होगी। उसकी मौत के बाद शायद रक्षी ज्यादा हकीकी अंदाज में अपने मसाइल के बारे में सोच सकेगी। मगर वो है कहाँ मेरे दोस्त? मैंने सवाल किया। तुम यकीन करो कि मुझे मालूम नहीं, उसने पुरखुलूस लहजे में कहा। इस वक्त तुम्हारे साथ सरीहन खुदकुशी की नीयत से जीवा हाउस की तरफ जा रहा हूँ। अगर मुझे जरा भी इल्म होता तो मैं जरूर बता देता। अगर तुम में जरा भी इंसानियत मौजूद है तो रक्षी को एक खिलौने के बजाय उसके हकीकी पस मंजर में देखोगे। वो लाख बुरी और नाकाबिले मुलाहमत से ही, लेकिन उसके अंदर की औरत उसी वक्त सामने आ सकेगी जब उसे कासम की मौत का यकीन हो जाएगा। कार में एक बार फिर गंभीर खामोशी छा गई। मेरे ज़हन में आनियां सी चलने लगे। मैंने उस मजलूम कैदी के बारे में जो कुछ सोचा वो कहाँ तक दुरुस्त था। वो बेचारा मजबूर और मैसूर में रहमो करम पर था। मौत को अपने सर पर मंडलाते देखकर उसके उस्तान खता हो चुके थे। उसने हर बात उगल दी थी। अपनी बहन रक्षी से लेकर कासम तक हर किरदार की असलियत और ड्रामे में शिरकत का एतराफ कर बैठा था। बल्कि हकीकत ये थी कि उसने अपनी जिंदगी का हर रास्ता मसदूद करके मेरे लिए कामयाबियों की राह खोल दी थी। मेरी कार, बल्कि कर्नल जवार जैदी की सालखोर्दा कार डिफेंस के इलाके में दाखिल होगी। अकबी निशिस्त पर न सिर्फ सुल्तान शाह खामोश था, बल्कि कैदी भी खामोशी था। फिर आकर मैंने अपनी कार जीवा हाउस के फाटक से जरा आगे गुजरकर फुटपाथ के किनारे रोक दी। कैदी की सरसराती हुई आवाज कार में गूंजी, फी अमान अल्लाह। मुझे सदमा सा हुआ कि एक कातिल और मुजरिम भी अपने अंजाम को लब्बैक कहते हुए उन्हीं कलमात का सहारा लेने पर मजबूर था जो मजलूम और मासूम लोगों की रहनुमाई करते हैं। कार से उतरकर वो जीवा हाउस के आईनी फाटक की तरफ बढ़ा। फिर शायद उसने फाटक पर दस्तक दी, क्योंकि फिजा में आईनी इर्तिआश की आवाज बुलंद हुई। बड़े फाटक के बजाय जैली दरवाजा खुला। उसमें एक इंसानी हेवला नजर आया। फिर दस्तक देने वाला अचानक ही लहराने लगा। शायद उसे किसी शदीद ज़र्ब का सामना करना पड़ा था। मैंने बेदरीग दस्तक देने वाले लहराते हुए हेवले पर फायर कर दिया और अपनी कार तेजी से आगे बढ़ाता चला गया। चंद मिनट बाद में एक वीरान पब्लिक बूथ से पुलिस को उस हादसे से बाखबर कर रहा था। मैंने सिर्फ उसी कदर बताने पर इक्तिफा किया था कि जीवा हाउस के फाटक पर दो फरीकों में खून रेज फायरिंग का तबादला जारी था और कुर्बो जवार के मकीनों की जिंदगियां बदतरीन खतरात से दुचार थी। उसके बाद नताइज का मुशाहिदा करने के लिए वहां नहीं रुका था, बल्कि तेज रफ्तारी के साथ गजाला के मकान की तरफ रवाना हो गया था। वो वाकया चूंकि सुबह सवेरे पेश आया था, लिहाजा सुबह के अखबारात में उसके बारे में कोई खबर मौजूद नहीं थी। उसी तरह यूनिवर्सिटी के करीब कासिम की लाश के बारे में भी कोई इशारा न था। गजाला को मैंने पिछली रात के वाकयात से मन्नूअन आगाह कर दिया था, लेकिन कर्नल जवार जैदी समय कन्नी कतराता रहा था और उससे उस मौजू पर गुफ्तगू की नौबत ही न आने दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि इस बारे में वो गजाला से बात करने की बजाय मुझसे तबादला ख्याल को तरजीह देगा या फिर सुल्तान शाह को घेरने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर घर से रवाना हो गया। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मैं उसी रात लाहौर जाने वाली नाइट कोच पर 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गया था।
उस मरहले पर मेरी दानिश में गजाला को साथ लेना खतरात को दावत देने के मुतरादिफ था। नशिस्तों की बुकिंग के बाद वापस लौटते हुए हाकरों के शोर से अंदाजा हुआ कि शहर में शाम के अखबार हंगामा खेज खबरों के साथ शाया हो चुके थे। मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल पर हाकर से शाम के तीनों मकामी अखबारात खरीद लिए। सुल्तान शाह अंग्रेजी से नाबलद था और मैं ड्राइविंग में मसरूफ था, लिहाजा वो अखबारात होटल पहुंचने तक मेरी गोद में ही पड़े रहे। उस बार मैंने गजाला के घर की बजाय एयरपोर्ट के नवा में वाकई होटल का रुख किया था, जहां मैं पिछली शाम ही एक कमरा किराए पर हासिल कर चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने शाम के अखबारात का जायजा लिया तो चीखती चिंगाहट से सुर्खियों में दो वाकयात नुमाया थे, जिनके पसे पर्दा मेरा हाथ काट फरमा था। यूनिवर्सिटी से जरा आगे वीरान सड़क के किनारे सुर्ख करोला के करीब झाड़ियों से एक नाकाबिले शनाख्त लाश बरामद हुई थी, जिसे गोश्तखोर कुत्तों और भेड़ियों ने मसक करके रख दिया था। दूसरी तरफ पुलिस ने किसी नामालूम काल पर भाग दौड़ की तो डिफेंस के पुरस्कून इलाके में जीवा हाउस नामी इमारत से एक लाश बरामद हुई थी। जीवा हाउस के मुहावजों के बयान के मुताबिक मुतवक्फी ने जबरदस्ती इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी। फिर मुहावजों के किसी बाजपुर से पहले ही बाहर से एक बेखता फायर हुआ और मुतवक्फी ने उनके सामने गिर कर दम तोड़ दिया। खबर का सनसनीखेज पहलू यह था कि पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचे तो मुतवक्फी की लाश जाए वकूफ से इमारत में घसीटी जा चुकी थी। लाश की उस गैर कानूनी छेड़छाड़ के बारे में जीवा हाउस के मुहाफिज कोई माकूल जवाब नहीं दे सके थे। ये तो कुछ भी ना हुआ। खबरों का खुलासा सुनकर सुल्तान शाह मायूसाना लहजे में बोला, यही तो गलतफहमी है तुम्हारी। मैंने फराग दिलाना लहजे में कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवा हाउस की इमारत पुलिस की निगाहों में आ गई है और अब वकील को वापस लौटने की ही सोचेगी और आज हम भी लाहौर जा रहे हैं। उसने इस्तफसार तलब लहजे में कहा, पहले मेरा इरादा गजाला को ले जाने का था, लेकिन अब तुम्हें ले जाऊंगा। फिलहाल उसकी गोशा निशीनी ही बेहतर रहेगी। लाहौर में जो कुछ करना होगा वो वहीं जाकर तय किया जाएगा। उसने कहा, जाहिर है मेरी कोशिश तो यही होगी कि अव्वलीन फुर्सत में तुकीर और तस्वीर पर हाथ डाल सकूं। असल सूरत हाल तो वहां जाने के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन अभी तक हम बिल्कुल बेसरो समा है। उसने मुझे याद दिलाया, पहनने के कपड़ों का भी काल पड़ा हुआ है। खाली आज जहाज पर चढ़े तो बिला वजह निगाहों में आ जाएंगे। उसकी बात माकूल थी। मैंने उसे साथ लिया और होटल से रवाना हो गया। मेरा इरादा था कि वापसी में कर्नल की कार घर पर छोड़ने के साथ ही गजाला वगैरह से भी अलविदाई मुलाकात हो जाएगी। बज़ाहिर मुहिम आसान थी, लेकिन उसके मुज़म्मरात मोहलिक भी हो सकते थे और मैं शहर छोड़ने से पहले अपना हर हिसाब बेबाक करना चाहता था, ना कि बाद में कोई खलिश बाकी रह जाती। सुल्तान शाह लाहौर रवानगी के ख्याल से बहुत मगन था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी खलंडरे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिलने की नवीद दे दी गई हो। लेकिन मेरी निगाहों में वो मुहिम खतरात मंडला रहे थे जो तकीर या तस्वीर से उनके अपने शहर में तसादम मोल लेने की सूरत में जन्म ले सकते थे। गजाला के घर पहुंचते ही वही हुआ जिससे मैं गुरेज करना चाह रहा था। उसके बाप ने फाटक ही पर मुझे खुश आमदीद कहा। उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ लान पर कुर्सियां डाले बैठा हुआ था और गजाला शायद अंदर थी। मैं गाड़ी से उतरा तो कर्नल ने फाटक बंद करते हुए मुझे वहीं लान पर बैठने की दावत दी, जो लाचार मुझे कबूल करते ही बनी, क्योंकि कर्नल उस वक्त वहां अकेला नहीं था। उसके साथ गजाला की माँ भी मौजूद थी और पिछले चंद दिनों में मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका था। मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी दिल औरत मेरे रवैये में बेअतनाही महसूस करके मजीद उदास हो जाए। अपने पस मंजर और उससे पैदा होने वाली मुआशरती तलखियों ने शमा को बहुत हिसास बना दिया था, लेकिन अपने रद्द-ए-अमल के इजहार में वो हमेशा बुखल से काम लेती थी, क्योंकि अपनी कोकीन खोरी की आदत के बायस उसके दिल में संगीन एहसास जुर्म परवरिश पाकर उस हद तक पुख्ता हो चुका था कि वो बज़ाहिर खुद को हर जायज और नाजायज मुलामत का सजावार समझने लगी थी। हर तलखी को अपनी थकी थकी मुस्कुराहट में घोल कर पी जाती थी, मगर मैं जानता था ऐसे मौके पर वो अंदर से जरूर अफसुर्दा हो जाती होगी। तुम अंदर कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ, मैंने सुल्तान शाह से कहा और खुद लान की तरफ बढ़ गया। कहा, हो बेटे, तुम्हें तो देखने को हमारी आंखें तरस गई हैं। शमा ने मुझे सलाम के जवाब में दुआएं देते हुए कहा, चश्मा लगा कर देखा करो। करने ने हल्का सा कहका मार कर कहा, मेरी तो रोज मुलाकात हो रही है तनवीर से। गजाला बता रही थी कि तुम कल रात यहीं थे। वो अपनी बड़ी बड़ी ख्वाबनाक निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज करके बोली, मेरा ख्याल है कि कुछ परेशान से हो तुम। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं। कर्नल की बजाय शमा को गले पड़ते देख कर मैं गड़बड़ा सा गया। सोचा था कि 2-4 रोज यहाँ रह लूंगा। मेरे घर में मुरम्मत वगैरह हो रही है। दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? उसने ऐसे आरिफाना लहजे में सवाल किया जैसे मुझे ये जता रही हो कि मेरे बताए बगैर वो अपने क्यासात के सहारे सूरत हाल का सही अंदाजा कर सकती है। तनवीर का एक मुंह चढ़ा नौकर है। मेरे जवाब देने से पहले कर्नल बोल पड़ा और मैं वहीं दिल ही दिल में मखमसे से खोल कर रह गया। उस एक मामले में कर्नल की खोपड़ी में शायद कोई बुनियादी फतूर वाक़ हो चुका था और वो मेरे बार बार के एतराज़ात और वजाहत के बावजूद सुल्तान शाह के मरतबे में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, तनवीर के साथ हर वक्त साए की तरह लगा रहता है।
जो खुशामदी लोग अपने आजमूदा अरबों से होशियार आदमी के दिल में भी जगह बना लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। वो उल्लू सीधा नहीं कर रहा कर्नल साहब, मैंने कदर तरफ लहजे में कहा। वो हकीकी मानों में मेरा दस्तराज है, बल्कि हो सकता है कि बाद मामलात में मैं उसका एहसानमंद रहा हूँ। चलो दोस्त और दस्तराज ही सही। शम्मा मौका की नजाकत भाम कर दखल अंदाज होती हुई बोली, लेकिन वो तुम्हारे साथ क्यों है? फिर किसी ख्याल के तहत फौरन ही अपनी बात की वजाहत करती हुई बोली, मुझे उसके यहाँ आने या रहने पर कोई एतराज नहीं, बल्कि मुझे खुशी है कि तुम इस घर को अपना घर समझने लगे हो। लेकिन गौरतलब बात यह है कि किसी गैर मामूली सूरत हाल के रूनमा हुए बगैर तुम इसे हरगिज अपने साथ यहाँ न रखते। और मैं ये भी देख रही हूँ कि तुम कर्नल साहब की कार इस्तेमाल कर रहे हो। ये ना भूलो बेटे कि मेरा जहन पूरी तरह जागता रहता है। तुम्हारी हर उलझन को हम अपनी परेशानी समझते हैं। तुम्हारे बालों की बदली हुई रंगत भी बहुत कुछ कह रही है। अरे भाई हैं कुछ उलझने, कर्नल ने मेरी मदद के लिए दखल अंदाजी करते हुए कहा और गोया फिर शम्मा पर अपनी अहमियत जताने के लिए बोला, अब तुम तनवीर की उलझन जानकर क्या करोगी? मर्दों के मामलात हैं, इनमें नशीब फराज आते ही रहते हैं। 2-4 रोज में हम लोग सब ठीक कर लेंगे। बस यही जानना चाह रही थी। वो मुस्कुराते हुए थके थके लहजे में बोली, हमको तनवीर मियाँ का हाथ बटाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि ये परेशान है। अगर इन्होंने आपको एतमाद में लिया हुआ है तो ठीक है, मुझे कोई फिक्र नहीं। जाओ, तुम थक गई होगी। कर्नल ने नर्म लहजे में कहा, अंदर जाकर आराम करो, मैं जरा तनवीर से कुछ बात करना चाहता हूँ। कर्नल का वो फरमान सुनते ही मैं परेशान हो गया। शम्मा की आड़ में उस वक्त मुझे घेरने का मौका मिल गया था और वो गालबन गुजरे हुए वाकयात के बारे में मुझसे तफसीली गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था। मैंने वही लान में बैठे बैठे पूरी उम्मीद नजरों से इमारत के बरामदे की तरफ देखा, लेकिन वहां सन्नाटा था। उस वक्त सिर्फ गजाला की आमद ही मुझे कर्नल की जुबानी चिरा से महफूज रख सकती है। कामरान से कब मिले थे तुम? शम्मा ने अपनी कुर्सी में पहलू बदलते हुए मुझसे सवाल किया। कल, मैंने सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। कल ही कर्नल साहब भी उससे मिलने गए थे। अभी तक तो वो दुआओं के जेर असर ज्यादा वक्त बेहोशी के आलम में गुजारता है। गुजोरे की कैफियत तारी नहीं हुई है, लेकिन सही इसरात चंद हफ्तों के बाद ही सामने आ सकेंगे। उससे पहले कुछ कहना मुश्किल है। आप गए थे कल वहां? शम्मा ने शिकायत अमेज लहजे में अपने शौहर से पूछा। हाँ, उसने नहायत सादत मंदी के साथ इकरार कर लिया। घर से इरादा करके निकला होता तो तुम्हें भी साथ ले जाता। तनवीर ने तो मुझे भी 2-3 रोज के लिए उधर जाने से मना किया था, लेकिन मैं बाहर गया तो दिल न माना और इलाजगाह जा पहुंचा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तनवीर का मशवरा कबूल न करके एक संगीन गलती की थी। लेकिन क्यों? वो मुझसे मुखातिब होगी, पा जाने पर क्यों पाबंदी है? ये तो डॉक्टर ही जानता है। मैंने उसकी हदायत कर्नल साहब तक पहुंचा दी थी। मैंने बेचारगी के साथ कहा। कर्नल मुझे घूरने लगा। शायद वो अपनी बीवी को पूरा किस्सा बिलकमुकास्त सुनाने की तैयारी कर रहा था। कदर तवक्कुफ के बाद वो फिर अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। अगर तुम रात को बेसुध न सो रही होती तो तुम्हें अंदाजा होता कि तनवीर का मशवरा किस कदर बरमहल था। रात क्या हुआ था? उसने हैरत से पूछा। मुझे मुंह में बात न करे, साफ साफ बताएं। जब कामरान सारा दिन दुआओं के असर से बेहोश रहता है तो किसी के जाने या न जाने से क्या फर्क पड़ता है? कर्नल का मुंह खुला, लेकिन मैं जल्दी से बोलने लगा और वो मेरा मुंह देखता रह गया। मैंने फौरन ही एक फिल बदी कहानी शुरू कर दी। कामरान की बेहोशी मुसलसल नहीं है, उसे वक्फों के साथ दवाई दी जाती है। होश में आता है तो कुर्दनोश के साथ उसकी दूसरी जरूरियात पूरी की जाती है। उसका नफ्सियाती इलाज किया जाता है और वो फिर सो जाता है। डॉक्टर उसे अपने माहौल से बिल्कुल अलग रखना चाहता है। अगर होश में आने पर कामरान को कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए तो इलाज में दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। उसका लाशऊर की गिरें और उलझ सकती हैं। शाऊर, लाशऊर और बेशऊर सब खराफात है। मुझे इनसे कोई रस नहीं। बस मेरा बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। जिस दिन वो मुझे माँ कहकर पहचान लेगा, मैं समझूंगी कि मुझे अपनी खोई हुई कायनात वापस मिल गई।